ओके, तो आज हम लोग आ जाते हैं इंडक्शन मोटर में। और इंडक्शन मोटर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सबसे बेहतरीन इन्वेंशंस में से एक है। सबसे बेहतरीन आविष्कार जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में हुए हैं उनमें से एक है आपका इंडक्शन मोटर। सर निकोला टेस्ला ने इसे इन्वेंट किया था और सबसे ज्यादा यूज होने वाला डिवाइस, हर एक इंडस्ट्री में यूज होने वाला डिवाइस, हर एक जगह यूज होने वाला डिवाइस और मल्टीपल एडॉप्टिबिलिटी, मल्टी डायमेंशनल फील्ड में यूज होने वाला डिवाइस इंडक्शन मोटर है। और क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग देख चुके हैं कि हमारा पूरा जो जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो एसी पे वर्क करता है। एसी पे वर्क करता है तो जाहिर है एसी का जो भी मोटर होगा उसकी एडॉप्टिबिलिटी ज्यादा होगी, उसका यूजेज ज्यादा होगा, मैक्सिमम जगह हम लोग उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे होता क्या है कि एक तो एसी मोटर रहने की वजह से इसका यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, दूसरा इंडक्शन मोटर की बहुत सारी खासियतें हैं। आगे हम लोग देखेंगे अभी कि बहुत सारा खासियत है और सबसे जो मेन खासियत है उसको ध्यान में रखना है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत, ऑलमोस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल होता है, रोबस्ट इन नेचर, यानी ऑलमोस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल, यानी जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, बर्बाद नहीं किया जा सकता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है, ऑलमोस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल। ओके, तो सबसे बड़ी खासियत यही है कि ऑलमोस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल है, रोबस्ट इन नेचर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसका वाइड एडॉप्शन और बढ़ जाता है। और भी बहुत सारी खासियतें हैं, इसका नाम इंडक्शन मोटर है। हर बार हम कहा करते हैं कि साइंस और इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी खासियत है कि मैक्सिमम केसेस में टर्म्स के नाम से हमें पता चल जाता है बहुत कुछ कि वो चीजें है क्या, वो टर्म्स है क्या। तो ये इंडक्शन मोटर है, यानी सबसे पहली चीज ये वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। यानी एक सबसे बड़ा अंतर है कि अगर हम लोग डीसी मशीन्स, अब तक हमने डीसी मशीन्स को देखा था, यानी डीसी जनरेटर्स और डीसी मोटर्स को हमने देखा था, तो डीसी मोटर्स को अगर हम लोग देखें, अगर गौर करो डीसी मोटर के स्ट्रक्चर पे, कोई भी डीसी मोटर का सर्किट डायग्राम पहले ले लीजिए। तो किसी भी डीसी मोटर का सर्किट डायग्राम अगर हम लोग लेंगे, सपोज दैट पहले हम लोग डीसी सीरीज मोटर ले लेते हैं, या चलो डीसी शंट मोटर ले लेते हैं। दिस इज योर डीसी शंट मोटर, सप्लाई इन हो गया। ओके, तो यहां से एक्सटर्नल सप्लाई हम लोग यहां पे दे रहे हैं, यहां से एक्सटर्नल सप्लाई दे रहे हैं और ये डीसी शंट मोटर है। एक्सटर्नल सप्लाई देने से इसके अंदर सर्किट करंट आई फ्लो हुआ, इसके अंदर सर्किट करंट आई फ्लो हुआ, यहां से करंट का डिवीजन हो गया, यहां आर्मेचर करंट चला गया और यहां शंट फील्ड करंट चला गया। ओके, तो वो कह रहा है यहां हम लोग देखें, या फिर डीसी सीरीज मोटर का भी एग्जांपल चलो ले लेते हैं। डीसी सीरीज मोटर का भी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। यहां सीरीज में मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग को हमने कनेक्ट किया, यहां भी एक्सटर्नल सप्लाई हमने दिया जिसकी पोलैरिटी ये है, यहां से भी करंट फ्लो हुआ, इस पूरे सर्किट में आई करंट जा रहा है, और चूंकि ये डीसी सीरीज मोटर है इसलिए यही आई करंट सीरीज फील्ड करंट भी है, यानी आईएससी भी है, और यही करंट फिर आर्मेचर में भी जा रहा है, यानी आईए भी है। दोनों केस में एक चीज हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मोटर है, एक डीसी शंट मोटर है और एक डीसी सीरीज मोटर है, दोनों मोटर है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई हम लोग दे रहे हैं, दोनों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई दे रहे हैं, और डेफिनेटली मोटर है तो मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट हमें मिल रहा है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तभी तो ये मोटर है। ठीक है, अब यहां हो क्या रहा है, अगर हम लोग गौर करें ना, तो यहां देखो
ब्रश से होके जो कनेक्शंस हम लोग देखें तो यहाँ देखो बाहर से जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं ना, बाहर से जो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई दे रहे हैं वो कंडक्ट होके दोनों को मिल रहा है। ध्यान से देखो यहाँ बाहर से जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं ना, ये वी वोल्टेज सप्लाई, इसकी वजह से आई करंट यहाँ फ्लो हो रहा है। यहाँ से आई करंट का डिवीजन होके आपके करंट का एक पार्ट जा रहा है आर्मेचर में, करंट का एक पार्ट जा रहा है शंट फील्ड वाइंडिंग में। यहाँ भी जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं इसकी वजह से आई करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ क्या है, सीरीज में आपकी फील्ड वाइंडिंग है, तो यही आई आईएससी भी है, यानी सीरीज फील्ड करंट भी है और आर्मेचर करंट भी है। यानी दोनों के केस में हम लोग देख रहे हैं कि बाहर से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई हम लोग दे रहे हैं वो कंडक्शन के थ्रू, क्योंकि ये कॉइल से होके जा रहा है, कंडक्टर से होके जा रहा है, इसलिए कंडक्शन के थ्रू दोनों को मिल रहा है, यानी आर्मेचर्स को भी मिल रहा है, आर्मेचर कंडक्टर्स को भी और फील्ड वाइंडिंग को भी करंट सप्लाई हम लोग दे रहे हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्शन। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है ना, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, तो डायरेक्टली हम लोग इसको सप्लाई दे रहे हैं दोनों को, यानी आर्मेचर को भी हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस करके, और यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कंडक्शन के थ्रू इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई दे रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं डीसी मोटर्स को हम लोग कंडक्शन मोटर भी कहते हैं। कहीं ना कहीं इसे हम लोग कंडक्शन मोटर भी कहते हैं। अब यहाँ क्या था, तो फील्ड वाइंडिंग को हम लोग स्टेटर पे रखते थे और आर्मेचर को हम लोग रोटर पे रखते थे। तो ये दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ रोटर और स्टेटर दोनों को इलेक्ट्रिकल कंडक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, यानी फिर से सुन लो, यहाँ स्टेटर और रोटर दोनों को, डीसी मशीन के केस में स्टेटर और रोटर दोनों को इलेक्ट्रिकल कंडक्शन से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई दे रहे हैं, देयरफॉर इट इज कंडक्शन मोटर, इट इज अ टाइप ऑफ कंडक्शन मोटर। और वहीं अब जो हम लोग इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यहाँ रोटर को कोई भी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से किसी भी कंडक्शन से हम सप्लाई नहीं देंगे। यहाँ सिर्फ स्टेटर को हम लोग सप्लाई देते हैं, और सिर्फ स्टेटर को सप्लाई देते हैं, रोटर में अपने आप ईएमएफ इंड्यूस होता है, यानी रोटर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन हो रहा है, जस्ट एज ट्रांसफार्मर्स। जैसे ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग में हम लोग सप्लाई देते हैं, ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग में हम लोग सप्लाई देते हैं, सपोज दैट यहाँ V वोल्टेज सोर्स, टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स, सपोज दैट यहाँ हमने वेरिंग वोल्टेज सोर्स लगा दिया V, तो हुआ क्या, यहाँ पे करंट फ्लो होने लगा, और करंट फ्लो होने की वजह से एक फ्लक्स बना, और फ्लक्स जाके सेकेंडरी से लिंक किया, करंट फ्लो होने की वजह से यहां फ्लक्स बना, और फ्लक्स इस तरह ट्रैवल किया, ये फाई है फ्लक्स, और इस तरह सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है V2। अगर ये V1 है तो V2 इंड्यूस हो जाता है। यानी जिस तरह यहाँ कोई डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में, यहाँ क्या है, प्राइमरी में हम अल्टरनेटली वायरिंग सोर्स या कोई भी टाइम वेरिंग सोर्स देते हैं, कोई भी टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स, तो यहाँ क्या होता है, फ्लक्स क्रिएट होता है, और फ्लक्स इस तरह अपने कोर से होते हुए, हाई परमिबिलिटी वाले कोर से होते हुए आपके सेकेंडरी के कॉइल से जाके लिंक करता है। और चूंकि हमारा सप्लाई वेरिंग सप्लाई है, वेरिंग वोल्टेज सोर्स है, टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स है, वो अल्टरनेटली साइनसॉइडली वेरिंग भी हो सकता है, तो उस वेरिएशन की वजह से फ्लक्स में वेरिएशन हो रहा है, और ये फ्लक्स सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न से लिंक कर रहा है, वहां जाके वेरिएशन हो रहा है, और हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज होगा, तो यहाँ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ईएमएफ इंड्यूस होगा। और हम लोग बोलते हैं कि बाय द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, यहाँ प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल तक ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्शन यहाँ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। इसी तरह आपके इंडक्शन मोटर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग रोटर को सप्लाई देते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्टेटर को सप्लाई देते हैं, और स्टेटर को सप्लाई देने के बाद अपने आप रोटर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, यानी हम लोग कहेंगे कि कहीं ना कहीं ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर इंडक्टिवली आपके रोटर में हो रहा है, इसीलिए इसका नाम इंडक्शन मोटर है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? बताइए, रिप्लाई दीजिए कोई जल्दी। सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना। ओके
देखो यहां समझ लो, डीसी मोटर्स है, हमने डीसी मोटर को यहां पे रखा। डीसी मोटर में चूंकि ये मोटर है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दे रहे हैं और डेफिनेटली मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट हमें यहाँ पे मिल रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दे रहे हैं तो कैसे दे रहे हैं, तो यहाँ पर एक वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, वोल्टेज के अप्लाई करने की वजह से सर्किट कंप्लीट है तो करंट फ्लो होगा, हमने आई करंट दिया और यहाँ इस पॉइंट पे आके करंट का डिवीजन हो गया, आर्मेचर करंट आईए आर्मेचर के अलोंग चला गया और शाफ्ट आपका शंट फील्ड करंट इस फील्ड वाइंडिंग में चला गया। यानी हमने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे सप्लाई दिया, ये वी वोल्टेज अप्लाई करके, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्ट कंडक्शन से आपके फील्ड वाइंडिंग में भी जा रही है और आपके आर्मेचर में भी जा रही है। अब होता क्या है, फील्ड वाइंडिंग को हम लोग स्टार्टर पे रखते हैं डीसी मशीन के केस में और आर्मेचर को रोटर पे रखते हैं। तो हम लोग जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दे रहे हैं ना, वो कंडक्शन के थ्रू, क्योंकि ये कनेक्टेड है ना, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, तो वो कंडक्शन के थ्रू इस एनर्जी को हम लोग रोटर में भी पहुंचा रहे हैं और स्टेटर में भी पहुंचा रहे हैं। ठीक है, डीसी सीरीज के केस में देखें तो यहाँ भी वही चीज हो रहा है, यहाँ भी हम लोग वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, करंट फ्लो हो रहा है और इस केस में आपकी फील्ड वाइंडिंग सीरीज में है, इसलिए जो आपका करंट है वही सीरीज फील्ड करंट है, वही आर्मेचर करंट है। तो यहाँ भी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से कंडक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफर हम एक्सटर्नल सोर्स से आपके मोटर तक कर रहे हैं और फील्ड वाइंडिंग डेफिनेटली कहाँ रहता है, स्टेटर पे, और आर्मेचर आपका रोटर में है। यानी बाहर से जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई दे रहे हैं इस वोल्टेज V के थ्रू, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन से स्टेटर में भी पहुंच रहा है और रोटर में भी पहुंच रहा है। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफर हम रोटर तक और स्टेटर तक दोनों कर रहे हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्शन। लेकिन इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं होता है। इंडक्शन मोटर में सिर्फ स्टेटर को हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से सप्लाई देते हैं और रोटर में अपने आप ईएमएफ इंड्यूस होके वहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर होके वहां पहुंचती है रोटर तक। इसलिए ये इंडक्शन के थ्रू रोटर में एनर्जी हम पहुंचा रहे हैं, इसलिए इसका नाम इंडक्शन मोटर है। इज दैट क्लियर? और ये कैसे, तो जस्ट ट्रांसफार्मर की तरह, जैसे ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड में हम कोई वैरिंग वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, वैरिंग वोल्टेज सोर्स लगाए, सर्किट कंप्लीट है तो करंट फ्लो होने लगा। अब डेफिनेटली अगर वैरिंग वोल्टेज सोर्स है तो करंट भी वैरिंग होगा, करंट वैरी होगा तो हमें पता है कि हमारा जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NI है, तो करंट वैरी करेगा तो फ्लक्स भी वैरी करेगा। अब ये वैरिंग फ्लक्स इस हाई परमिबिलिटी वाले कोर से होके सेकेंडरी में लिंक कर रहा है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स के साथ लिंक करके यहाँ सेकेंडरी का लिंकेज बना और फ्लक्स वैरी कर रहा है, इसलिए फ्लक्स का चेंज हो रहा है, यहाँ पर फ्लक्स लिंकेज का चेंज हो रहा है। और हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज जब भी होगा तो वहां पे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से ईएमएफ इंड्यूस होगा। यानी प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के बीच में कोई भी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो जिस तरह ट्रांसफार्मर के केस में इंडक्शन से हमने एनर्जी का ट्रांसफर कराया, उसी तरह इंडक्शन मोटर में भी इंडक्शन से हम लोग एनर्जी का ट्रांसफर कराते हैं फ्रॉम स्टेटर टू रोटर, इसीलिए इसका नाम इंडक्शन मोटर है। और इसी कारण से ट्रांसफार्मर से सिमिलरिटी होने के कारण, क्योंकि एकदम ट्रांसफार्मर की तरह है, इसमें भी एक कॉइल से दूसरे कॉइल में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, बस अंतर क्या है कि यहाँ इंडक्शन मोटर के केस में आपका सेकेंडरी वाइंडिंग रोटेटिंग है। जिस तरह ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी है, यहाँ भी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि स्टेटर आपका प्राइमरी है और रोटर आपका सेकेंडरी है। बस अंतर क्या है कि यहाँ पर इंडक्शन मोटर के केस में आपका सेकेंडरी वाइंडिंग फ्री टू रोटेट है, रोटेट कर रहा है, तो इसीलिए इंडक्शन मोटर को हम लोग रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, इसी सिमिलरिटी के चलते दिमाग में बैठा लेना है। इंडक्शन मोटर को हम लोग रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर से सिमिलरिटी है। जिस तरह यहाँ प्राइमरी साइड में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं और सेकेंडरी में बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन एनर्जी का ट्रांसफर हो जा रहा है, उस तरह इंडक्शन मोटर में भी प्राइमरी में हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं, हम लोग स्टेटर में वोल्टेज दे रहे हैं और सेकेंडरी कॉइल जो रोटर पे है वहां एनर्जी का ट्रांसफर हो जा रहा है। बस अंतर है कि इंडक्शन मोटर के केस में सेकेंडरी फ्री टू रोटेट है, रोटेट कर रहा है। इसी कारण से, इसी सिमिलरिटी की वजह से, ट्रांसफार्मर से इसी सिमिलरिटी की वजह से इंडक्शन मोटर को हम लोग रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। हमेशा दिमाग में बैठा लेना है। इज दैट क्लियर? ओके, तो इसी को लिख लीजिए। इंडक्शन मोटर टॉपिक दे दीजिए, इंडक्शन मोटर, और ब्रैकेट में लिख लीजिए इंट्रोडक्शन एंड जनरल प्रिंसिपल। टॉपिक दे दीजिए ये इंडक्शन मोटर और ब्रैकेट में लिख लीजिए इंट्रोडक्शन एंड जनरल प्रिंसिपल।
अच्छा ठीक है, देख लो। चलो आगे आगे लिखो, इसमें लिख लीजिए इन जनरल, लिख लीजिए इन जनरल, कॉमा दे दीजिए, कॉमा के बाद लिखिए द कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, द कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इनटू मैकेनिकल पावर, द कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इनटू मैकेनिकल पावर takes place in the rotating part of an electric motor, of an electric motor. ठीक है, तो ये चीज हम लोग पहले भी देख चुके हैं, डीसी मोटर के केस में भी हम लोग देख चुके हैं कि एक्चुअल में जो एनर्जी कन्वर्शन है ना, एक्चुअल में जैसे डीसी मोटर ही था, कोई भी मोटर होगा तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट हम लोग दे रहे हैं और डेफिनेटली आपको मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट मिल रहा है। पावर के टर्म में कहें तो इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट दे रहे हैं और मैकेनिकल पावर आउटपुट हमें मिल रहा है। और डेफिनेटली ये जो कन्वर्शन है ना इलेक्ट्रिकल पावर टू मैकेनिकल पावर, ये कहाँ होता है? तो डेफिनेटली आपके मोटर के रोटेटिंग पार्ट में होता है। ठीक है, और कितना होता है तो हम लोग देख चुके हैं, हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि कितना इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मैकेनिकल में कन्वर्ट होता था डीसी मोटर के केस में। तो हमें पता है कि बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट यानी ईवी इनटू आईए जो इलेक्ट्रिकल पावर है ना, यही इलेक्ट्रिकल पावर, इतना ही इलेक्ट्रिकल पावर अपने मैकेनिकल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये कहाँ होता है कन्वर्शन? हमेशा याद रखना रोटेटिंग पार्ट में होगा। ठीक है, अब वो चीज लिख लीजिए जो आपको पता है कि क्यों इसको कंडक्शन मोटर कहते हैं और क्यों इसको इंडक्शन मोटर कहते हैं। उसी पॉइंट को लिख लीजिए, इंप्लाइज का साइन देके, इंपॉर्टेंट भी कर लीजिए इसको। इसमें लिख लीजिए इन डीसी मोटर्स, इन डीसी मोटर्स, कॉमा लीजिए, कॉमा के बाद लिखिए इलेक्ट्रिकल पावर, द इलेक्ट्रिकल पावर is conducted directly to the armature, directly to the armature। और डेफिनेटली डीसी मोटर के केस में आर्मेचर हम लोग कहाँ प्लेस करते हैं? तो रोटर पे। ठीक है, तो कॉमा कॉमा देके लिख लीजिए आई ई, आई ई के बाद एक और कॉमा दे दीजिए, आई ई rotating part through brushes and commutator। ठीक है, तो डीसी मोटर के केस में आर्मेचर को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन से हम एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहुंचाते हैं डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से और डायरेक्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्शन से। और ये कैसे जाता है? तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि यहाँ जाहिर है ब्रशेस होगा, कम्यूटेटर होगा, तब उससे आर्मेचर में जाएगा। जब भी होगा तो कैसे यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है? तो बाहर से जो करंट आ रहा है, यहाँ से ब्रांचिंग हुई और आर्मेचर करंट, तो यहाँ से ब्रशेस से, कम्यूटेटर से होके अल्टीमेटली आपके आर्मेचर तक जा रहा है डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन से। ठीक है, अब आगे लिख लीजिए अगले पॉइंट में, इंप्लाइज का साइन देके अगले पॉइंट में, सॉरी इसमें कहाँ तक लिखा है अभी? ब्रशेस एंड कम्यूटेटर ना? ठीक है, कॉमा देके और आगे लिख लीजिए हेंस a DC motor can be called a conduction motor। A DC motor can be called a conduction motor। कंडक्शन मोटर को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख लीजिए। ठीक है, अब अगले पॉइंट में आ जाइए, इसको भी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए। In AC motors especially in induction motor
The rotor does not receive electrical power. ठीक है, थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर दो। एक्चुअली सारे एसी मोटर को हम लोग नहीं कह सकते हैं, शुरुआत में थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, सिर्फ इंडक्शन मोटर के बारे में लिखिए। इन इंडक्शन मोटर्स, शुरू वाला लाइन काट दीजिए क्योंकि सारे एसी मोटर के लिए नहीं कह सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर में हम लोग इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देते हैं, वहाँ डीसी सप्लाई हम लोग देते हैं, ठीक है, इसलिए जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, हर एक एसी मोटर के बारे में हम लोग नहीं कह सकते हैं, सिर्फ इंडक्शन मोटर के बारे में लिखिए। इन इंडक्शन मोटर्स द रोटर डज नॉट रिसीव इलेक्ट्रिकल पावर बाई कंडक्शन। In induction motors, the rotor does not receive electrical power by conduction. कॉमा देके आगे लिखिए, it receives electrical power IE, that is the short form IE, कॉमा दे दीजिए, IE the electrical power is transferred to the rotor। इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसफर में ईडी लगा के ट्रांसफर्ड बना दीजिए, ट्रांसफर्ड टू द रोटर बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। Exactly in the same way, सर प्रिंसिपल के बाद, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, exactly in the same way as the secondary of a, exactly in the same way as the secondary of a two-winding transformer, secondary of a two-winding transformer receive its power from the primary, कॉमा देके लिखिए, that's why such motors, क्या बोलो निधि, छूट गया तुम्हारा, बोलो, लास्ट लाइन पिछले वाला का बोल दे रहे हैं, एग्जैक्टली इन द सेम वे एज द सेकेंडरी of a two-winding transformer receives its power from the primary, कॉमा देके लिखिए, that's why such motors are known as induction motor। ठीक है, एक लाइन छोड़ के अब अगले लाइन पे लिख लीजिए, in fact कॉमा दे दीजिए, the induction motors, या एस मत लगाओ, सिंगुलर ही कर दो, in fact an induction motor can be treated as a rotating transformer, induction motor can be treated as a rotating transformer। IE, that is your short form IE, one in which primary winding is stationary
and secondary winding is free to rotate. ठीक है, तो अभी जो आप लोगों को समझाए थे वही सारी चीजें वर्ड्स में है। ठीक है, हाँ कहाँ पर बोलो? सेकेंडरी वाइंडिंग इज फ्री टू रोटेट। सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ रोटेट कर रहा है ना, क्योंकि इंडक्शन मोटर का सेकेंडरी हम लोग किसको मान के चल रहे हैं? रोटर को। हम लोग मान के चल रहे हैं कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी की तरह इंडक्शन मोटर का स्टार्टर है और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी की तरह इंडक्शन मोटर का रोटर है। क्योंकि इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, क्योंकि सिमिलर एक्शन है आपका ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर, दोनों प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, एकदम सिमिलर एक्शन है, इसलिए इन दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं। बस अंतर यही है कि इंडक्शन मोटर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग है यानी जो रोटर है, जाहिर है रोटर फ्री टू रोटेट होता है, यानी वो फ्रीली रोटेट कर सकता है। ओके, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि इंडक्शन मोटर नाम हमने क्यों दिया, क्यों इसको इंडक्शन मोटर कहते हैं और कैसे ये डीसी वाले मोटर से अलग है। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ आपके इंडक्शन मोटर का, और थोड़ा सा अगर देखा जाए तो जनरल वर्किंग प्रिंसिपल भी हो गया। ठीक है, अब आ जाइए इंट्रोडक्शन को और डिटेल से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में कुछ और पॉइंट्स हम लोग देखेंगे, तो लिख लीजिए अगले पॉइंट में, इसमें लिख लीजिए। अब जैसा कि स्टार्टिंग में क्लास के शुरुआत में चर्चा किए कि जो इंडक्शन मोटर है ना वो सबसे पॉपुलर मशीन है। तो इंडक्शन मोटर सबसे पॉपुलर मशीन है, जो स्टार्टिंग की क्लास में चर्चा किए। पॉपुलर मशीन क्यों है? क्योंकि इंडक्शन मोटर सबसे पहली बात कि इंडक्शन मोटर एसी मोटर है। एसी मोटर होने की वजह से, क्योंकि हम लोग सारा जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एसी में ही करते हैं, तो कहीं ना कहीं एसी मोटर की एडॉप्टेबिलिटी और भी बढ़ जाती है। दूसरा, ये हम लोग आगे चल के जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, जब कंस्ट्रक्शन देखेंगे, तो कंस्ट्रक्शन में देखेंगे कि बहुत मजबूत, बहुत ऑलमोस्ट रोबस्ट कंस्ट्रक्शन, ऑलमोस्ट इंडिस्ट्रक्टेबल कंस्ट्रक्शन इसका होता है। इसलिए मल्टीपल फील्ड में हम लोग इसको बहुत वाइडली यूज करते हैं। ये बहुत स्ट्रांगली बिल्ट होता है। ओके, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, लेक्चर स्टार्टिंग से रिकॉर्ड हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, तो चलो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसके बारे में हमने देखा, और हमने देखा कि इंडक्शन मोटर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मोटर है, सबसे पॉपुलर है, इसकी यूनिवर्सल एडॉप्टेबिलिटी है। सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है। दूसरा क्या है, इसके साथ जुड़ा हुआ जो फैक्टर है ना, ये चीप होता है, यानी बाकी सब मोटर्स के मुकाबले ये कहीं ना कहीं सस्ता होता है, मजबूत तो है ही, एफिशिएंट होता है, रिलायबल होता है। इसका ऑपरेशन भी रिलायबल है। हर वक्त हम लोग जितना भी ऑपरेशन कराएं हमें परफेक्ट रिजल्ट मिलता है हर बार। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग लिख लेंगे। एक तरह से ये इंट्रोडक्शन भी है, और एक तरह से इंडक्शन मोटर क्यों इतना पॉपुलर है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर कितना वाइडली हम लोग यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका कहीं ना कहीं उसका एडवांटेजेस भी है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन कम एडवांटेजेस को पॉइंट वाइज पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट लिख लीजिए, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ये एक तरह से इंट्रोडक्शन भी है और एडवांटेजेस भी है कि क्यों थ्री फेज इंडक्शन मोटर इतना पॉपुलर है, इतना वाइडली एक्सेप्टेड है, और इसका इतना वाइड एडॉप्टेबिलिटी है। तो लिख लीजिए, थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ एसी मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ AC मोटर। कॉमा देके या फुल स्टॉप दे दीजिए, उसी पॉइंट में नया लाइन, इंप्लाइज द साइन देके जो पॉइंट था उसी पॉइंट में आप नया लाइन ऐड कीजिए। इट इज वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल ड्राइव्स। It is very commonly used for industrial drives, कॉमा देके, since it is cheap, 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 robust, 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 ROBUST,
UST। रोबस्ट का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग, ऑलमोस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल, रोबस्ट। फिर कॉमा देखिए उसके आगे लिखिए एफिशिएंट एंड रिलायबल, एफिशिएंट एंड रिलायबल। फुल स्टॉप दे दीजिए। अगले पॉइंट में आ जाइए, इंप्लाइज का साइन देके इसमें लिख लीजिए इट रिक्वायर्स लिटिल मेंटेनेंस, इट रिक्वायर्स लिटिल मेंटेनेंस फुल स्टॉप देखिए। उसी पॉइंट में या अगला पॉइंट बना लीजिए, इसको एक सेपरेट पॉइंट बना लीजिए। एक पॉइंट हो गया आपका, दूसरा वाला पॉइंट इट रिक्वायर्स लिटिल मेंटेनेंस, आगे एक नया पॉइंट बना लीजिए इट हैज रीजनेबल ओवरलोड कैपेसिटी, इट हैज रीजनेबल ओवरलोड कैपेसिटी। अगले पॉइंट में आ जाइए, इट हैज गुड स्पीड रेगुलेशन, इट हैज गुड स्पीड रेगुलेशन। आगे चल के हम लोग देखेंगे स्पीड रेगुलेशन है क्या। आप लोगों को वोल्टेज रेगुलेशन बता चुके हैं ट्रांसफार्मर के केस में और जनरेटर के केस में हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन देख चुके हैं। उसी तरह स्पीड रेगुलेशन देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर इसका बेटर स्पीड रेगुलेशन होता है बाकी सब डीसी मोटर्स, बाकी सब मोटर्स के मुकाबले। ठीक है, उसके बाद आ जाइए इसमें लिख लीजिए इट स्टार्ट्स अप फ्रॉम रेस्ट, इट स्टार्ट्स अप फ्रॉम रेस्ट एंड नीड्स नो एक्स्ट्रा स्टार्टिंग अरेंजमेंट। इट स्टार्ट्स अप फ्रॉम रेस्ट, यानी जीरो से स्टार्ट हो जाएगा और स्टार्ट होने के लिए हमें कुछ अलग से अरेंजमेंट नहीं देना है। डीसी मोटर्स में क्या होता है, डीसी मोटर्स में हमें स्टार्टिंग में स्टार्टर लगाना पड़ता है डीसी मोटर में, ठीक है, और स्टार्टर लगा के ही हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, उसका अलग अपना रीज़न है। लेकिन यहाँ क्या है, आपका इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है, यहाँ कोई भी अलग से स्टार्टिंग अरेंजमेंट उस मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें नहीं लगाना पड़ता है और ये जीरो से स्टार्ट हो जाता है, यानी रेस्ट से स्टार्ट हो जाता है। इट स्टार्ट्स अप फ्रॉम रेस्ट एंड नीड्स नो एक्स्ट्रा स्टार्टिंग अरेंजमेंट। उसके बाद लिखिए नाइदर इट हैज टू बी सिंक्रोनाइज्ड, नाइदर इट हैज टू बी सिंक्रोनाइज्ड। आगे चल के हम लोग देखेंगे सिंक्रोनाइजेशन का कंसेप्ट, सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर को भी हम लोग समझेंगे, सिंक्रोनस स्पीड क्या है इसको भी हम लोग देखेंगे। तो इस मोटर को सिंक्रोनाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, आगे हम लोग देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये सब इंट्रोडक्शन है और एक तरह से देखा जाए तो एडवांटेजेस भी है आपके इंडक्शन मोटर का। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेजेस लिख लीजिए, थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेजेस भी है उसको भी लिख लीजिए। तो टॉपिक दे दीजिए डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडक्शन मोटर। इसके पहले जो आपका टॉपिक था उसमें दोनों लिख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन और एडवांटेजेस, क्योंकि वो एक तरह से इंट्रोडक्शन भी है और एडवांटेजेस भी था। अब आ जाइए डिसएडवांटेजेस में, तो लिख लीजिए। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि जैसे ही स्पीड कंट्रोल इसका हम लोग करना चाहेंगे तो होता क्या है कि अच्छा मोटर कौन सा होगा, अच्छा मोटर होगा जब उसको हम किसी भी तरह से उसके कैरेक्टरिस्टिक में वेरिएशन लाना चाहें, किसी तरह से उसको कंट्रोल करना चाहें, तो हम ज़्यादा एनर्जी को लूज ना करें। समझ में आ रहा है? एक अच्छा मोटर, कोई भी मोटर हो, चाहे एसी मोटर हो चाहे डीसी मोटर हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल, ठीक है, तो होता क्या है कि एक अच्छा इलेक्ट्रिकल मोटर होगा जब हम उसको किसी भी तरह से कंट्रोल करना चाहें
और उसमें कोई एनर्जी लूज ना करे उस कंट्रोलिंग के दौरान, यानी उसकी एफिशिएंसी कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। यानी सपोज दैट इमेजिन करो किसी भी मोटर का अगर हम स्पीड कंट्रोल करना चाहें और स्पीड कंट्रोल करने के चक्कर में हम बहुत सारी एफिशिएंसी को लूज कर दें, ठीक है, बहुत सारी एनर्जी को लूज कर दें। जैसे होता क्या है नॉर्मल ब्रेकिंग में जैसे हुआ करता है, नॉर्मल ब्रेकिंग जो हम लोग अपने व्हीकल्स में करते हैं, जो आपका कार है, जीप है, बाइक है, तो वो सब क्या है इंटरनल कंबशन इंजन से चलने वाला है, इंटरनल कंबशन इंजन से चलता है वो, और जब हमें उसके स्पीड को कंट्रोल करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं वहां हम लोग ब्रेकिंग करते हैं। ब्रेकिंग में होता क्या है कि उस व्हीकल ने जो स्पीड गेन किया और उस स्पीड के वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं वो व्हीकल पूरा स्पीड गेन कर चुका है, उसको एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी मिल चुकी है। अब उसके स्पीड को कंट्रोल करना है, मान लो स्लो डाउन करना है या रुकना है, तो हम लोग वहां क्या करते हैं, हम लोग फ्रिक्शनल ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं, यानी उस व्हील्स पे हम लोग फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर लगा के, और नतीजा क्या होता है कि वो मोमेंटम जो उस व्हीकल ने गेन कर लिया था एक पर्टिकुलर v वेलोसिटी के चलते, तो होता क्या है उस व्हीकल ने जो मोमेंटम गेन कर लिया था, उस व्हीकल का मास और उसकी वेव वेलोसिटी, या उस व्हीकल ने काइनेटिक एनर्जी जो गेन कर लिया था इस पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए, मान लो ये वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर्स है, तो इतना पर्टिकुलर वेलोसिटी में उस व्हीकल ने गेन कर लिया, अब अचानक से थोड़ी देर में ही उसको रोकना है, तो इतनी गेन की हुई काइनेटिक एनर्जी को हमें अल्टीमेटली जीरो बनाना है। और ये जीरो कैसे बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम लोग अप्लाई करके इसको जीरो बना रहे हैं, यानी इसको रोक रहे हैं, इसका स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं। अब नतीजा होगा कि फ्रिक्शन के वजह से इतनी ज्यादा एनर्जी इसको रोकने में लग गई, और ये कहां चली गई एनर्जी, तो कहीं ना कहीं वो जो फ्रिक्शन है ना, वो जो ब्रेक शू है उसको हीट करने में एनर्जी चली गई, यानी ये एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब ये एनर्जी बर्बाद हो गया, क्योंकि इस हीट एनर्जी को इस सर्किट में वापस हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, या उस व्हीकल में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, स्पीड कंट्रोल तो हमने कर लिया, लेकिन हमारी बहुत सारी एनर्जी लूज हो गई, कहीं ना कहीं एफिशिएंसी हमारी बहुत कम हो गई। तो उसी तरह इलेक्ट्रिकल मोटर में भी, ये तो व्हीकल का एग्जांपल था, यहाँ तो व्हीकल को चलाने के लिए हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन यानी डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन यूज कर रहे थे, लेकिन उसी तरह इलेक्ट्रिकल मोटर में भी अगर हम स्पीड कंट्रोल करना चाहें और पता चला कि उस स्पीड को कंट्रोल करने में हमने थोड़ा सा स्पीड कंट्रोल किया, लेकिन हमने बहुत ज्यादा एनर्जी को लूज कर दिया, बहुत सारी एफिशिएंसी हमारी डिक्रीज कर गई, तो कहीं से भी बेटर नहीं होगा। तो अच्छा मोटर वही होगा जिसका हम जब चाहें जैसे चाहें कंट्रोल कर सकें, बिना एनर्जी को लूज किए हुए या बहुत कम एनर्जी लूज करके, ठीक है। तो उस मायने में भी इंडक्शन मोटर में थोड़ा सा हमें ड्रॉबैक मिलता है। इंडक्शन मोटर में स्पीड कंट्रोल करने में कुछ एनर्जी हमें लूज करना पड़ता है, कुछ एफिशिएंसी हमारा कम होता है, ये एक इसका मेजर डिसएडवांटेज है। तो पहला डिसएडवांटेज इसी को लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए its speed cannot be varied without sacrificing its speed cannot be varied without sacrificing some of its efficiency. Its speed cannot be varied without sacrificing some of its efficiency. ठीक है। अब दूसरा क्या होता है ना, इंडक्शन मोटर में भी जिस तरह डीसी शंट मोटर में हुआ करता था कि डीसी शंट मोटर में अगर लोड बढ़ाना तो स्पीड अपने आप स्लो होने लगता था, ये चीज इंडक्शन मोटर में भी है, ठीक है। लेकिन कल यानी पिछले क्लास में आपको बता चुके थे, एडजस्टेबल स्पीड वाले एग्जांपल में आपको बता चुके थे कि कौन सा ऐसा मोटर है जिसमें स्पीड को खुद से एडजस्ट करने की क्षमता होती है, बताइए। बताइए, किस पिछले क्लास में बताए थे ना? हाँ हाँ, तो कौन सा मोटर है जिसमें एडजस्टेबल स्पीड हम लोग कर सकते हैं, यानी उसमें उस मोटर में स्पीड को खुद से मेंटेन करने की क्षमता होती है, वो कौन सा मोटर है? हाँ यस, डीसी सीरीज मोटर। ये जो पढ़ाते हैं ना इसको याद रखा करो सब लोग, ये जो पढ़ाते हैं ना एक एक लाइन एक एक वर्ड याद रखा करो, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया था ना, और मैंने आपको बताया भी था कैसे होता है ये, मैंने एग्जांपल देके आपको बताया था
कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट करके बताया था कि डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक जब हम लोग प्लॉट करते हैं, ये टॉर्क है, ये स्पीड है, या चाहो तो इसमें इसका ग्राफ एकदम सेम होता है, चाहो तो इधर स्पीड रखें या टॉर्क रखें। मान लो ऊपर वाले एक्सिस पे हम लोग यहाँ स्पीड रखते हैं और इधर हम लोग टॉर्क रखते हैं, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आता है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक इस तरह का रहता है। अब होता क्या है कि एग्जांपल में आपको बता चुके हैं कि जनरली किसी भी मोटर को लोड करेंगे ना, यानी उस पर लोड बढ़ाएंगे तो स्पीड कम होगा, ये नेचुरल प्रॉपर्टी है। साइकिल का एग्जांपल देके भी आपको बताए थे कि कोई बच्चा साइकिल चला रहा है और चलते समय अचानक से कोई दूसरा बच्चा आके उसके कैरियर पे बैठ गया, तो जाहिर है लोड बढ़ गया, मास बढ़ गया, मास बढ़ गया तो आपका फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन बढ़ गया, यानी लोड बढ़ गया, और लोड बढ़ गया तो अपने आप उसका स्पीड कम हो जाएगा, ये जनरल टेंडेंसी है। लेकिन डीसी सीरीज मोटर के केस में क्या होता है, जैसे ही स्पीड कम होने लगता है ना, तो हम लोग ग्राफ से देख रहे हैं कि अब ग्राफ इस ओर जा रहा है, यानी स्पीड कम हो रहा है तो टॉर्क बढ़ रहा है, और टॉर्क बढ़ के उस घटते हुए स्पीड को मेंटेन कर देता है, क्योंकि टॉर्क ही वो कारण है जिससे सर्कुलर मोशन में जिस तरह लीनियर मोशन में जो फोर्स का रोल है, वही सर्कुलर मोशन में टॉर्क का रोल है, वही सर्कुलर मोशन में टॉर्क का रोल है। तो होगा क्या कि टॉर्क लग के ही किसी व्हीकल को मोशन में हम लोग लाते हैं, तो यहाँ क्या है, स्पीड अगर कम हो रहा है तो टॉर्क अपने आप बढ़ता है और फिर उस कम होते हुए स्पीड को मेंटेन करके बढ़ा देता है। तो यहाँ क्या है, स्पीड कंट्रोल बेटर है। लेकिन होता क्या है, इंडक्शन मोटर में शंट मोटर की तरह, शंट मोटर में क्या होता है, शंट मोटर में लोड बढ़ता है ना, तो नॉर्मल बाकी सब मोटर की तरह स्पीड कम होने लगता है। यही चीज इंडक्शन मोटर में भी होता है, लोड बढ़ेगा तो स्पीड कम होने लगेगा। तो कहीं ना कहीं इंडक्शन मोटर का ये डिसएडवांटेज है। और किसकी तरह सिमिलर है, तो डीसी शंट मोटर की तरह सिमिलर है ये। तो लिख लीजिए, जस्ट लाइक डीसी शंट मोटर, the speed of the induction motor, just like DC shunt motor, the speed of the induction motor decreases with the increase in the load। ठीक है, तो डीसी शंट मोटर की तरह ही इंडक्शन मोटर में भी लोड बढ़ता है तो स्पीड डिक्रीज हो जाता है। तो एक इंडक्शन मोटर का डिसएडवांटेज ये भी है। ठीक है, अब होता क्या है कि डीसी मशीन से, डीसी शंट मोटर से एक सिमिलरिटी तो हमने निकाल लिया इसका कि डीसी शंट मोटर से ये सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, तो डीसी शंट मोटर में भी लोड बढ़ने पर स्पीड कम हो जाता था और इंडक्शन मोटर में भी लोड बढ़ने पर स्पीड कम हो जाता है। लेकिन होता क्या है, जब हम लोग कंपेयर करें ना सेम रेटिंग का डीसी शंट मोटर में और सेम रेटिंग के इंडक्शन मोटर में जब हम लोग कंपेयर करें, तो होगा क्या, हम लोग देखते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क जो होगा ना इंडक्शन मोटर का, वो डीसी शंट मोटर के मुकाबले कम होता है, इंफीरियर होता है। तो एक डिसएडवांटेज ये भी है। जैसे हमने कंपेयर करके देखा दूसरे नंबर वाले पॉइंट में कि दोनों के केस में, डीसी शंट मोटर के केस में भी और इंडक्शन मोटर के केस में भी, लोड बढ़ने पर स्पीड कम हो जाता है, लोड इंक्रीज होगा तो स्पीड डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन जब हम लोग सेम रेटिंग के डीसी शंट मोटर और इंडक्शन मोटर को कंपेयर करें, तो हम लोग देखते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है इंडक्शन मोटर का, वो कम होता है डीसी शंट मोटर के मुकाबले, यानी इंफीरियर होता है, जो कि अच्छा नहीं है। स्टार्टिंग टॉर्क हमेशा हाईयर होना चाहिए। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है हमारे इंडक्शन मोटर का। तो लिख लीजिए, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर, the starting torque of an induction motor is somehow inferior to the DC shunt motor। फिर से बोल देते हैं लास्ट लाइन, the starting torque of an induction motor is somewhat inferior to that of the DC shunt motor।